लीगल हिस्ट्री के सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। 1861 के पहले भारत में दो तरह की न्यायपालिका की व्यवस्था थी। पहली व्यवस्था थी, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट विराजमान था जिसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी और जो कलकत्ता के साथ साथ अन्य भी कई शहरों में था स्थापित, और जिसका नियंत्रण बहुत सीमित लोगों पर था। साथ ही साथ बंगाल और एक दूसरी प्रकार की व्यवस्था न्यायपालिका भी साथ साथ समानांतर रूप से कार्य कर रही थी। वह थी गवर्नर जनरल और काउंसिल, उसकी काउंसिल के द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुफस्सिल प्रदेशों में लागू थी, जिसे सदर अदालत कहते थे। सदर अदालत, और यह सदर अदालत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शहरों में कार्य कर रही थी। आए दिन सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्रों को लेकर टकराहट होती रहती थी और न्याय जिस तरह से होना चाहिए था, न्याय उस प्रकार से नहीं हो पाता था। इन सब कमियों को दूर करने के लिए इंग्लिश पार्लियामेंट ने बहुत गहन तरीके से विचार किया। कैसे सुप्रीम कोर्ट को हम अलग करें, कैसे सदर दीवानी अदालत को अलग करें, किन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र होगा, किन लोगों पर सदर अदालत का अधिकार क्षेत्र होगा, ये परिभाषित ठीक प्रकार से नहीं थी, जिससे आए दिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लिटिगेंट के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न था। इस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने एक चार्टर जारी किया जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट्स, ब्रिटिश संसद ने एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 बनाया जो ब्रिटिश क्राउन को एक चार्टर इशू करने के लिए अधिकृत करता था। ब्रिटिश संसद ने एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बनाया 1861 में जो ब्रिटिश क्राउन को एक चार्टर इशू करने के लिए अधिकृत करता था, और ब्रिटिश क्राउन ने अधिकार संपन्न होकर एक चार्टर इशू किया 14 मई 1862, जिसके द्वारा कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। साथ ही साथ उसी इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट में एक और दूसरे चार्टर की भी व्यवस्था की गई थी, जिसे ब्रिटिश क्राउन ने इशू किया 26 जून 1862 को। इसके द्वारा बंबई और मद्रास में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तब इन हाई कोर्टों की स्थापना के साथ ही साथ विधिवत रूप से कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों का काम समाप्त हुआ और इन्हें एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इनका विलोपन कर दिया गया। विधिवत रूप से अब सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह गए और अधिकार संपन्न होकर, चार्टर के द्वारा अधिकार संपन्न होकर ये हाई कोर्ट्स
अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगे। इस प्रकार भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम हुई। सर्वप्रथम कलकत्ता और उसके साथ ही साथ बंबई और मद्रास। इसमें शुरुआती तौर पर प्रत्येक हाई कोर्ट, यानी 3 ही हाई कोर्ट थे, उसमें एक चीफ जस्टिस होता था और साथ ही साथ उसको सहयोग देने वाले 15 से ज्यादा जज ना हो, यानी कि 15 जज की एक सीमा निर्धारित की गई जो उन चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को उनके कार्यों में मदद देता। इसका जुरिस्डिक्शन कलकत्ता यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कलकत्ता वाले हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनाया गया। साथ ही साथ बंबई और उसके आसपास के क्षेत्र, मद्रास और उसके आसपास के क्षेत्र जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। ब्रिटिश इंडिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनों के अधीन जो प्रदेश थे उनमें इन हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन था, अधिकार क्षेत्र था। इससे कई प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। पहला था सिविल जुरिस्डिक्शन, यानी कि सिविल मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट करता था। उसके बाद था क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता था। उसके बाद था एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन आज भी इस हाईकोर्ट के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण स्थान अपना बनाए हुए था, जिसकी स्थापना शुरुआती दौर में मद्रास में आपने देखा, अध्ययन के दौरान मद्रास में, बंबई में किया गया था, जलदस्युओं को, पिरेट्स को सजा दिलवाने के लिए। और ये इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट जब बना तब भी इस एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की गई। साथ ही साथ इसका अगला अधिकार क्षेत्र था टेस्टामेंट्री एंड इंटेस्टेट सक्सेसर। टेस्टामेंट आप जानते हैं, विल, और इंटेस्टेट जब कोई मृतक बिना कुछ लिखे हुए मर जाता है तो उसकी संपत्ति का क्या होगा। तो इन सब बातों पर विचार करने के लिए इसको टेस्टामेंट्री एंड इंटेस्टेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। साथ ही साथ एपेलेट जुरिस्डिक्शन, अपील संबंधी, निचली अदालतों से अपील का अधिकार इस हाई कोर्ट को मिला, जो न्याय व्यवस्था का एक आधार होता है। अपील संबंधी प्रावधान, यह अदालतें अपना कार्य करती रहीं काफी अच्छे तरीके से, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों से ज्यादा सफल तरीके से इस हाई कोर्ट ने अपना काम किया। इन तीनों हाई कोर्ट ने एक सफल संचालन किया। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई, जजों की कमियां, जजों की योग्यताएं, जिसे बाद में दूर कर लिया गया। इन अदालतों के सफल संचालन से उत्साहित होकर ब्रिटिश संसद ने और भी कई हाई कोर्ट स्थापित किए। तब तक भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश भारत का अंग बन चुका था। और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और कई एक्ट पारित किए, जिसमें 17 मार्च 1866 को एक दूसरा चार्टर जारी हुआ, जिसके द्वारा आगरा में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद 1911 का इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आया, जिसके द्वारा 1861 और 1866 के हाई कोर्ट्स एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजों की संख्या भी बढ़ाई गई और उनका अधिकार क्षेत्र भी पुनः परिभाषित किया गया। इसके साथ साथ बात एक
प्रक्रिया चलती रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अन्य कई जगहों पर भी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में। नागपुर हाई कोर्ट स्थापित किया गया, जो बाद में चलकर बम्बई में तो हाई कोर्ट था ही, नागपुर को बेंच बना दिया गया आज़ादी के बाद, नागपुर बेंच। इसके बाद इसी तरह औरंगाबाद बेंच है, औरंगाबाद बेंच स्थापित हुआ। और इसके बाद 1947 से 1950 तक कई हाई कोर्ट स्थापित किए गए। पंजाब हाई कोर्ट, आसाम हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, त्रावणकोर, कोचीन हाई कोर्ट, मैसूर हाई कोर्ट, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट, ये सभी हाई कोर्ट 1947 से 1950 के बीच में ही स्थापित हुए। इन हाई कोर्ट ने, पहले वाले हाई कोर्ट ने और 1947 से 50 के बीच में जो हाई कोर्ट ने जो स्थापित हुए, आज भी भारतीय न्यायपालिका के आधार स्तंभ बने हुए हैं और अपना कार्य सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। लीगल हिस्ट्री में आज इतना ही। धन्यवाद।